ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छी आमदनी कमाते हैं और यदि किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में ड्रिप लगाकर घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो कम पानी और कम खर्च में अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है सब्जियों में ड्रिप और घुलनशील उर्वरकों का उपयोग, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेसी शर्मा से। जैसे कि ज़्यादातर किसान आजकल गर्मियों के मौसम में सिंचाई जो है करते हैं सब्जी वाली फसलों में ड्रिप के माध्यम से ही करते हैं, ताकि कम से कम जल से ज़्यादा एक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाइयाँ भी दे सके। तो जैसे ड्रिप के माध्यम से जब हम सिंचाई देते हैं तो हमारे पास पानी जो है वो बड़े थोड़े एरिया में ही हम देते हैं, जो पूरा फील्ड को नहीं हम सिंचाई करते हैं, पौधे के नज़दीक ही हम करते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक वो सिंचाई बनी रहे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। और जब हम ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो हम खाद को भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। और जब ड्रिप के माध्यम से खाद का प्रयोग करना हो सब्जियों में तो हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें हम जैसे फास्फोरस है, अगर हम छट्टा से खाद को ऐसे करते हैं, सरफेस एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें तो हम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ड्रिप के माध्यम से हम दूसरी ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं जो अच्छी तरह पानी में घुलती है और पाइप में वो अच्छी तरीके से वो जा सके। हमारे जो किसान भाई ड्रिप विधि से सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो वह अधिक पैदावार के लिए सब्जी फसलों में ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ कौन कौन सी घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग कर, आइए जानते हैं। तो जैसे यूरिया है, इसका जो सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो इसको हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो सारी मात्रा है हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन फास्फोरस के लिए हमें थोड़ा सा ऐसी खाद का चयन करना पड़ता है जो पानी में घुलती हो। जैसे हमारे पास 15-15-15 है, 12-32-16 है, 19-19 है, इस तरह का हम मिक्सचर लेते हैं जिससे हम फास्फोरस की जो भरपूर मात्रा है उसको हम पौधे में सब्जी में दे सकें। उसके बाद रहा हमारे पास पोटासियम के लिए भी हम ये हमारे पास म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये पानी में अच्छी घुल जाती है, तो इसको भी हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी होती है एक बीघा के लिए कितनी हमारी खाद प्रयोग में होनी है तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम ड्रिप के माध्यम से 30 सिंचाइयाँ अगर किसी फसल को दे रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 30 में से 15 सिंचाइयाँ ऐसी होती है जिनमें हम खाद डालते हैं, 15 सिंचाइयों में खाद नहीं डालते हैं। जैसे एक सिंचाई में खाद डाली तो दूसरी सिंचाई में हम सिंपल इरिगेशन करेंगे, सिंपल पानी ही देंगे, फिर हम तीसरी सिंचाई में फिर खाद डालेंगे, चौथी सिंचाई में फिर हम इरिगेशन ही करेंगे। इसी तरह हर एक अल्टरनेट जो सिंचाई होगी उसमें हम खाद का प्रयोग करेंगे। जो भी एक बीघे के लिए मात्रा होती है खाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की, उसको हम 15 हिस्सों में बांट लेते हैं, 15 स्प्लिट्स में बांट लेते हैं। और उसी तरह हम हर एक सिंचाई में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, एक सिंचाई में हम खाद का प्रयोग कर लेते हैं, एक में हम सिंपल सिंचाई ही करते हैं। इस तरह किसान लोग अपने इस खाद की पूरी मात्रा को कम से कम जो भी सिंचाइयाँ होती हैं उसकी आधी सिंचाई, जैसे किसी में 20 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है ड्रिप के माध्यम से तो 10 सिंचाइयों के माध्यम से खाद डालें, 10 से सिंपल एक सिंचाई ही करें। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी खाद हम ड्रिप में डालते हैं
उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे हम 15-15-15 या 12-32-16 या 19-19-19 ये NPK के मिक्सचर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में। तो जितने सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्फोरस कितनी गई पौधे में, और उस फास्फोरस को देने के साथ साथ हमारे से उस मिक्सचर के माध्यम से कितनी हमारे पास नाइट्रोजन गई, कितनी हमारे पास पोटास गई, उस मात्रा जो बची हुई मात्रा रहती है सब्जी की, उसको हम बाद में ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं। तो इसी तरह जब किसान खाद को भी, पानी को भी ड्रिप के माध्यम से सब्जियों में प्रयोग में लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, अच्छी गुणवत्ता की वो सब्जी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सिंचाई दे सकते हैं। और एक फर्टिलाइज़र जो है, जिसको फर्टिलाइज़र उपयोग क्षमता जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और जब किसान लोग अपने पानी को भी, खाद को भी ड्रिप के माध्यम से प्रयोग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस प्रणाली से, इस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सब्जी उत्पादन में या दूसरी और फल उत्पादन में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अमोलिया, जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक पुष्कर नाथ ने। आप अदरक की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पुष्कर नाथ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आप अगर अदरक की खेती अभी कर रहे होंगे तो खरीफ फसल में किसान भाई देखिएगा कि इसका जो राइजोम है, प्रकंद हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें गलने की समस्या होती है या वो सड़ जाता है। हम लोग इसको प्रकंद सड़न रोग कहते हैं। ये अमूमन जो है सो आपको फफूंद से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। पहले तो जब हम लोग कहते हैं कि अगर प्रकंद लगाने वाली अवस्था में है तब तो आप उसको पहले उपचार करके लगाइए। तो उसका है कि ब्लू कॉपर 50 का 3 ग्राम प्रति लीटर से घोल बना करके अगर आप आधे घंटे तक उसको उसमें डुबो करके फिर निकाल के रखते हैं तो ये समस्या कम आती है। और दूसरा एक है कि ये इसमें जो बीमारी आती है ये पीथियम के से भी आती है। पीथियम भी एक फफूंद है। पहचानेंगे कैसे? तो देखेंगे कि जो संक्रमित पौधे हैं गलन रोग से, उसमें आप देखेंगे कि वो पीला पड़ने लगेगा पत्तियां उनकी, और पीला पड़ के वो मुरझा जाएंगी और धीरे धीरे पूरे पौधे आपके मुरझा करके आपको गिर जाएंगे। नियंत्रण उपायों में बीज कंद का रोग से मुक्त क्षेत्रों से चयन करना चाहिए। अदरक की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले खेतों में करना चाहिए। जिन खेतों में बीमारी लगातार आ रही है वहां 5 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। बुवाई के समय अदरक के प्रकंदों को ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल उपचारित करें। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी